नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं एस मिश्रा आज आपको रेट लेवल फर्स्ट की जो पर्यावरण अध्ययन है उसको अंतर्गत अपन आज अपनी अपनी क्लास जो पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी से एक ही अनुरोध करता हूं कि जो भी क्लास हो आपकी वो लगातार रेगुलर लेते रहें और पूरा ये जो वीडियो होते हैं उनको अंत तक देखा करो, क्या पता कौन सा क्वेश्चन कहां से आ जाए। तो देखिए दोस्तों, हमारा आज मैं आपको बात कर रहा हूं रेट लेवल फर्स्ट, और रेट लेवल फर्स्ट के अंतर्गत एक विषय चलता है आपका जिसका नाम क्या है, पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत यूनिट कितनी है आपकी? 6। कितनी यूनिट है दोस्तों? 6 हैं। और ये 6 यूनिट कितने नंबर की है मित्रों? आपके 30 नंबर की है। कितने नंबर की है? 30 नंबर की है। अब आपको याद रखना है, टारगेट 30 लेके अगर आप चलते हो, टारगेट 30 लेकर अगर आप चलते हो ना, तो पर्यावरण अध्ययन एक बहुत ही रोचक, सरल और अच्छा सब्जेक्ट है जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत अहमियत रखता है। तो चलो अपन बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, रीट लेवल फर्स्ट में आज अपन अध्ययन करेंगे किसका? पर्यावरण अध्ययन का। और पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत यूनिट कितनी है? 6। कितने नंबर की है? टोटल यूनिट 6 है। जो कितने नंबर की? आपकी 30 नंबर की है दोस्तों। अब देखिए आगे, आज सबसे पहले हम पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं पहली यूनिट का। कौन सी यूनिट का? पहली यूनिट का। तो आपको ध्यान रखना है, यूनिट फर्स्ट, ठीक है ना। और यूनिट फर्स्ट है जो है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है समाज शास्त्र से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? समाज शास्त्र से जुड़ी हुई है। तो पर्यावरण अध्ययन की जो पहली यूनिट है वो किससे जुड़ी है दोस्तों? समाज शास्त्र से जुड़ी हुई है। आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, इसमें इसके अंतर्गत 3 है। फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत 3 चीज आपको ध्यान रखनी है। तीनों के तीनों टॉपिक दे रखे हैं। पहला है मेरे दोस्तों, आपको याद रखना है परिवार। दूसरा जो बिंदु दे रखा है, दूसरा जो प्रकरण है आपके, वो है सामाजिक बुराई। सामाजिक बुराइयां, ठीक है ना। और यहां आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, तीसरा जो हमारा प्रकरण है वो है वस्त्र व आवास। वस्त्र व आवास, ठीक है ना। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत फर्स्ट जो यूनिट है उसके अंतर्गत 3 बिंदु रखे गए हैं। और ये फर्स्ट यूनिट ली गई है किससे मेरे दोस्तों? तो आपको याद रखना है समाज शास्त्र की यूनिट मानता हूं मैं इनको। उसके बाद देखिए, सबसे पहली जो यूनिट है वो कौन सी है? परिवार है। उसके बाद इसी यूनिट के अंतर्गत दूसरा जो भाग है वो किसका है? सामाजिक बुराई है। और तीसरा किसका? वस्त्र व आवास। आपको हर एक क्लास बहुत ही रोचक ढंग से और विस्तृत चर्चा के साथ करेंगे, बट आप इन क्लासों को आप रेगुलर लेते रहें, क्योंकि आपके लिए पर्यावरण अध्ययन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट है हमारी। यूनिट फर्स्ट किससे जुड़ी है? समाज शास्त्र से। समाज शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं? एक तो परिवार रखा गया है, एक सामाजिक बुराई रखी गई है दोस्तों, और एक कौन सा रखा गया है? वस्त्र और आवास रखा गया है, ठीक है। सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं आज किसका? परिवार का। किसका अध्ययन करेंगे? परिवार का। उसके बाद किसका करेंगे? सामाजिक बुराइयां। और उसके बाद वस्त्र और आवास, ठीक है ना। तो चलिए, अब नेक्स्ट सबसे पहले अपन हेडिंग डाल देते हैं आज। और आज आपको याद रखना है परिवार। कौन सी हेडिंग हो जाएगी? परिवार। परिवार में आपको याद रखना, बहुत रोचक टॉपिक है, सबसे बढ़िया टॉपिक है परिवार। आप इसकी डेफिनेशन सब जानते होंगे परिवार की। परिवार कहते किसको है? तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है परिवार का, परिवार शब्द का परिचय देखते हैं, है ना। पहला आपको ध्यान रखना है परिवार। यूनिट नंबर फर्स्ट, परिवार का परिचय। इसके बारे में अध्ययन करेंगे सबसे पहले। तो देखिए मेरे दोस्तों, आपको याद रखना है परिवार जो है आपके, वो अंग्रेजी शब्द, कौन सी भाषा के? अंग्रेजी भाषा के फैमिली से बना है। फैमिली से बना है।
फैमिली जो शब्द है वो लैटिन भाषा, कौन सी भाषा मेरे दोस्तों? लैटिन भाषा। और लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है? तो आपको ध्यान रखना है फेमुलस से। किससे बना है? फेमुलस। और इस फेमुलस का अर्थ होता है मेरे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, नौकर या समूह। इसका अर्थ क्या होता है? नौकर या समूह। क्लियर हुआ? अर्थात परिवार में जो माता पिता हैं वो बच्चे के लिए किसका कार्य करते हैं? नौकर का कार्य करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, परिवार का परिचय पढ़ रहे थे, परिवार अंग्रेजी शब्द के कौन से? तो आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, परिवार अंग्रेजी शब्द के अंग्रेजी भाषा किससे लिया गया है? फैमिली से लिया गया है, ठीक है ना। फैमिली लैटिन भाषा कौन से शब्द से ली गई है? फेमुलस से ली गई है। और फेमुलस का जो अर्थ होता है मेरे दोस्तों वो क्या होता है? नौकर या समूह। क्या होता है? नौकर या समूह। अब आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, परिवार में जो माता पिता होते हैं वो बच्चे, जो माता पिता होते हैं वो किसका रोल अदा करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है नौकर का रोल अदा करते हैं। तो हमें एक सीधा सा भाषा ये दिया जाए परिवार का अर्थ, तो अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा के फेमुलस से निकल कर आया है। और इसका जो अर्थ होता है मेरे दोस्तों, वो इसका जो अर्थ होता है वो कौन सा होता है? नौकर या समूह होता है। कौन सा होता है इसका अर्थ? नौकर या समूह होता है। अब देखिए उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा, परिवार का अर्थ। व्हाट इज दिस परिवार? फैमिली। परिवार किसको कहते हैं? तो अब आपको यहां पर याद रखना है, परिवार के अर्थ में आपको याद रखना इसकी परिभाषा, वह स्थान जहां दो या उससे अधिक भिन्न लिंगीय, वह स्थान जहां दो या उससे अधिक भिन्न लिंगीय स्वभाव के व्यक्तियों का निवास हो, वह क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? परिवार कहलाता है। देखिए समझना, वह स्थान जहां दो या उससे अधिक भिन्न लिंगीय स्वभाव के व्यक्तियों का निवास होता हो, वो क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? परिवार कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। सीधा सा अर्थ लगा लेते हैं, एक ऐसा समूह जिसमें भिन्न भिन्न लिंग के लोगों का क्या होता है? निवास होता है, वो क्या कहलाता है? आपका परिवार कहलाता है। याद रखना मेरे दोस्तों, समान लिंगीय जो व्यक्तियों का समूह होता है वो परिवार के अंतर्गत नहीं आएगा। किसके अंतर्गत नहीं आएगा? परिवार के अंतर्गत नहीं आएगा। यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। परिवार का अर्थ वह स्थान जहां दो या दो उससे अधिक भिन्न लिंगीय स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं निवास करते हो, वो क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों? तो वो कहलाते हैं आपके, वो क्या कहलाता है? आपका परिवार कहलाता है। अब देखिए इसमें नोट डाल के एक चीज देखते हैं अपन। अब आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं नोट डाल के। पहला बिंदु, अगर केवल महिला हो, केवल क्या हो? महिला हो, ऐसा समूह जिसमें केवल और केवल क्या होती हो? महिला हो, तो वो मेरे दोस्तों परिवार में आता, परिवार की श्रेणी में नहीं आता है। परिवार क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरा बिंदु आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, केवल पुरुष हो, केवल पुरुष हो तो वो भी किसकी श्रेणी में नहीं आता मेरे दोस्तों? तो वो भी आपको याद रखना है परिवार की श्रेणी में नहीं आता है। किसकी श्रेणी में नहीं आता है? परिवार की श्रेणी में नहीं आता है। जबकि मेरे दोस्तों तीसरा बिंदु आपको याद रखना है, जबकि विधवा और विधुर का परिवार होता है।
अब समझना ध्यान से, दोबारा से रिवाइज कर देता हूं आपके लिए सारी चीजों को। सबसे पहले हमने फर्स्ट यूनिट का आज अध्ययन करा। उस अध्ययन के अंतर्गत हमने देखा दोस्तों परिवार का परिचय। परिवार अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द, जो लैटिन भाषा के कौन से शब्द से निकल कर आया, फेमुलस, और फेमुलस का अर्थ होता है क्या मेरे दोस्तों, नौकर या समूह। पहली चीज तो आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है, परिवार के शब्द के, परिवार की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है, तो फेमुलस से हुई है ना। अर्थ नौकर या समूह, अर्थात एक ऐसा समूह जिसमें बच्चों को पालन पोषण के लिए नौकर की भांति कार्य करते हैं। वो कौन करते हैं, माता पिता करते हैं मेरे दोस्तों, उसके कारण से इसको नौकर लिया गया है। अब परिवार के हमें परिवार के हम अर्थ देखते हैं तो वह स्थान जहां दो या उससे अधिक भिन्न लिंगीय स्वभाव के व्यक्ति, जैसे कि मैं बात करूं एक महिला और एक पुरुष, बहुत सारी महिला और बहुत सारे पुरुष अगर उसमें निवास करते हो, बहुत सारी महिला और बहुत सारे पुरुष उसमें अगर निवास करते हो, तो वो किसके अंतर्गत आएगा मेरे दोस्तों, किसके अंतर्गत आएगा, परिवार के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। अब एक चीज और याद रखने, नोट डाल के मैंने आपको बताया, अगर उसमें केवल महिला और महिलाओं का ही टोटली महिलाओं का निवास है तो वो परिवार की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर केवल पुरुष ही पुरुष है तो वो भी परिवार की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, विधवा और विधुर इनके परिवार होते हैं। विधवा कब होती है, जब किसी महिला के पति की डेथ हो जाती है, उसके बाद में जो वो क्या होती है आपकी विधवा हो जाती है, तो उसकी संतान भी चलती है, उसकी संतान की शादी होती है तो उसके संतान की संतान चलती है। तो वो क्या है, क्रमबद्ध तरीके से, विधुर का मतलब जिसकी पत्नी खत्म हो जाए वो व्यक्ति, तो उसकी संतान अगर है तो आगे उसका परिवार भी चल सकता है। तो विधवा का परिवार और विधुर का परिवार होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। अब आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद है। अब देखते हैं तीसरा स्टेप, परिभाषा। बहुत इंपॉर्टेंट है परिवार की परिभाषा। एक एक बिंदु आपको ध्यान रखना है। परिवार की परिभाषा हम देखिए, सबसे पहले प्लेटो की बात करते हैं। प्लेटो ने कहा परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। अब मेरे दोस्तों याद रखना है, प्लेटो के अनुसार परिवार की परिभाषा क्या थी, तो प्लेटो ने कहा था परिवार जो है वो बालक की क्या मानी जाती है, प्रथम पाठशाला मानी जाती है। ये तो हो गई किसके अनुसार मेरे दोस्तों, प्लेटो के अनुसार, फर्स्ट नंबर। दूसरे नंबर अगर अपन बात करते हैं ऑगस्टे काम्टे, ऑगस्टे काम्टे के अकॉर्डिंग अगर बात की जाती है, परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। दोनों परिभाषा आपको याद रखनी है। प्लेटो अगर पूछा जाता है, जैसे सीधा से एक प्रश्न दे दिया, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, कहने वाला विद्वान कौन है, तो आपको ध्यान रखना कौन है मेरे दोस्तों, प्लेटो है। ऑगस्टे काम्टे ने क्या कहा कि जो परिवार है वो समाज की आधारभूत क्या है, इकाई है। समाज की आधारभूत क्या है मेरे दोस्तों, इकाई है। उसके बाद देखना आपको ध्यान रखना है, तीसरे नंबर की अगर आपको परिभाषा याद रखनी है तो वो आपको याद रखना है मैकाइवर की। एक मिनट, मैकाइवर वे पेज के अनुसार, तो मैकाइवर पेज क्या कहते हैं परिवार के बारे में, तो वो आपको याद रखना है। ये कहते हैं मैकाइवर पेज के अनुसार परिवार स्त्री
व पुरुष, परिवार तो स्त्री पुरुष से होता है, तो परिवार स्त्री व पुरुष के मध्य परिवार स्त्री व पुरुष के मध्य निश्चित यौन संबंधों पर आधारित है। एक मिनट, इसको वापस लेते हैं अपन। मैकाइवर और पेज एक विद्वान हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया और इन्होंने विवाह की परिभाषा क्या, परिवार की परिभाषा क्या दी थी मेरे दोस्तों? परिवार स्त्री व पुरुष के मध्य पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों पर आधारित समूह है। आधारित समूह है जिसमें बच्चों का जन्म और पालन पोषण हो, जिसमें बच्चों का जन्म और पालन पोषण हो। यह आपको 3 परिभाषा इसकी याद रखनी है परिवार से संबंधित में। तो देखिए, सबसे पहले प्लेटो की बात कर रहे थे अपन। प्लेटो ने कहा परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। किस विद्वान के द्वारा कहा गया था वो आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। किसके द्वारा कहा गया था? तो प्लेटो के द्वारा कहा गया था। आगस्टे काम्टे की अगर बात करें तो काम्टे साहब ने कहा था परिवार समाज की क्या होती है? आधारभूत इकाई होती है। देखिए, परिवार के समाज का निर्माण होता है वो किससे होता है? परिवारों से होता है। अगर परिवार ही नहीं होगा तो फिर समाज का निर्माण नहीं होगा। इसलिए कहा गया था कि परिवार समाज की आधारभूत क्या होती है मेरे दोस्तों? इकाई होती है। मैकाइवर व पेज के अनुसार परिवार स्त्री व पुरुष के मध्य पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों पर आधारित समूह है। स्त्री पुरुष के जो पर्याप्त निश्चित यौन संबंध होते हैं उन पर आधारित एक समूह होता है जिसमें बच्चों का जन्म और उनके पालन पोषण की जो जिम्मेदारी होती है, वह जो जिम्मेदारी है वो क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? तो वो आपको ध्यान रखना है। वो क्या कहलाती है आपकी? वो क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। उसके बाद एक विद्वान और ले लेते हैं, C.H. फुले। और C.H. फुले महोदय के बारे में आपको याद रखना, महोदय ने कहा था परिवार एक स्थायी संघ है। परिवार एक स्थायी संघ है जो प्राथमिक समूह है। जो क्या है? प्राथमिक समूह है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था किसने? C.H. फुले ने। ठीक है, एक बार पुणे से वापस से मैं आपको इसको अच्छे से समझा देता हूं, आप इसको दोबारा से देख लेना। सबसे पहले यूनिट अध्ययन किया परिवार का। परिवार अंग्रेजी भाषा की कौन सी शब्द से बना है? फैमिली। फैमिली जो है वो लैटिन भाषा कौन से शब्द से निकल आया कर आया? फैमुलस से। फैमुलस का अर्थ होता है दोस्तों नौकर या समूह, अर्थात ऐसा समूह जिसमें बच्चों के माता पिता बच्चों को पालन पोषण नौकरों की भांति करते हो, तो वो क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? वो आपके परिवार के अंतर्गत आता है। परिवार का अर्थ क्या था? वह स्थान जहां 2 या उससे अधिक भिन्न लिंगीय स्वभाव के व्यक्तियों का निवास हो। सीधी सी डेफिनेशन है। समलैंगी व्यक्तियों का निवास नहीं होगा, विषमलैंगी जो व्यक्ति है उनका निवास होगा और वैवाहिक संबंध होता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका परिवार कहलाता है। जैसे मैं आपसे बात करूं, लिविंग रिलेशनशिप जो चलती है, लिविंग रिलेशनशिप में एक लड़का और एक लड़की बिना शादी किए साथ साथ रहते हैं, तो वो परिवार के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगर बात करें, अगर महिला ही महिला निवास करती है तो वो भी परिवार के अंतर्गत नहीं आते। पुरुष ही पुरुष निवास करते हैं तो वो भी परिवार के अंतर्गत नहीं आते। हाँ, ये याद रखना मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, विधवा और विधुर का परिवार होता है। हाँ बिल्कुल, विधवा और विधुर का क्या होता है? परिवार होता है।
उसके बाद हमने परिवार की क्या देखी मेरे दोस्तों, परिभाषा देखी। क्या देखी, परिभाषा देखी। तो आपको ध्यान रखना है, प्लेटो ये कहता है कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। आगस्टे काम्टे ये कहते हैं कि परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। मैकाइवर व पेज की बात करें तो ये कहते हैं कि परिवार स्त्री व पुरुष के मध्य पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों पर आधारित समूह है जिसमें बच्चों का जन्म और पालन पोषण हो। उसके बाद C.H. पुले, परिवार एक स्थायी संघ है। क्या है, परिवार एक स्थायी संघ है जो प्राथमिक समूह है। ये किसने परिभाषा दी थी, आपके C.H. पुले ने। उसके बाद नेक्स्ट अब देखते हैं दोस्तों परिवार की विशेषता। परिवार की विशेषता, परिभाषा हो गई। देखिए परिवार का परिचय हो गया, परिवार का अर्थ हो गया, परिवार की परिभाषा हो गई, उसके बाद परिवार की विशेषता। परिवार की विशेषता क्या होती है तो वो उसके अंतर्गत बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, पहली विशेषता, प्लेटो की परिभाषा लिखनी है, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। बिल्कुल आपने सुना होगा कि बच्चे की जो प्रथम शिक्षक होती है वो कौन होती है, मां होती है। तो जिस परिवार में बच्चे ने जन्म लिया है तो उस परिवार के संस्कार, उस परिवार के रीति रिवाज सारे जो ग्रहण करेगा बच्चे उसी परिवार के करेगा। इसलिए कहा जाता है कि परिवार जो होता है वो बालक की क्या होती है, प्रथम पाठशाला होती है। दूसरा आपको ध्यान रखना, परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। ठीक है ना। तीसरी विशेषता क्या है मेरे दोस्तों, तो तीसरी विशेषता आपको ध्यान रखना, परिवार में समान आवास, समान भोजन, परिवार के अंतर्गत समान आवास, समान भोजन व सामाजिक क्रिया साथ साथ होती है। सामाजिक क्रिया साथ साथ होती है। तीसरी विशेषता हो गई। परिवार क्या होता है, परिवार विशेषता होती है कि परिवार ऐसा समूह जिसके सभी अवसर क्या हो, समान हो। ऐसा नहीं है, कह रहा हूं परिवार में समान आवास, ऐसा नहीं है साहब। परिवार उसको ही कहेंगे जैसे आज माना कि एक बाप के 4 बेटे हैं और चारों बेटों ने अलग अलग डिजाइन के अपने मकान बनाए, तो वो परिवार के अंतर्गत नहीं आएगा, उसमें क्या खिंचाव आ जाता है। परिवार में जो रहन सहन होता है वो सामूहिक होता है। वो इस प्रकार से होता है कि सभी को उचित अवसर, उचित प्रॉपर्टी, उचित सामान, उचित आवास, उचित सामाजिक कार्य साथ में रहें, तो वही क्या होता है मेरे दोस्तों, परिवार होता है। ये कौन सी विशेषता हो गई, तीसरी, चौथे नंबर। और चौथे नंबर विशेषता आपको ध्यान रखना है, बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी। माता पिता की होती है, ये तो ट्रुथ है, ये बात तो सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है ना। बच्चों के बीच सहोदर का भाव हो, ये परिवार की मुख्यतः क्या होती है मेरे दोस्तों, विशेषता होती है। ये आपकी परिवार क्या हो जाती है, विशेषता। तो देखिए परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होता है, परिवार समाज की आधारभूत इकाई होता है, परिवार में समान आवास, समान भोजन, सामाजिक क्रिया होती है साथ साथ,
बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी माता पिता की होती है। उसके बाद बच्चों के बीच सहोदर की भावना होती है, वो किसके अंतर्गत होती है? परिवार के अंतर्गत। ये होती है आपकी क्या हो जाती है मेरे दोस्तों? ये परिवार की क्या हो जाती है? विशेषता हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन परिवार के उद्देश्य। परिवार के उद्देश्य। तो परिवार के उद्देश्यों की बात करें तो परिवार जो होता है वो यौन संबंधों को मान्यता देता है। यौन संबंधों को मान्यता देता है। पहली चीज, इसका जो मुख्य उद्देश्य है परिवार का वो होता है यौन संबंधों को मान्यता देना। दूसरी, संतान उत्पत्ति को वैधता देना। और तीसरा आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, जीविकोपार्जन में सहायक। जीविकोपार्जन में क्या होता है? जीविकोपार्जन में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, अब देखिए परिवार के उद्देश्य की बात कर रहे थे अपन। परिवार कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो परिवार यौन संबंधों को मान्यता देता है, संतान उत्पत्ति को वैधता देता है, और जीविकोपार्जन में क्या होता है मेरे दोस्तों? परिवार सहायक होता है। कैसे? देखिए यौन संबंधों के, अगर बिना परिवार में, बिना विवाह के अगर कोई लड़का लड़की रिलेशनशिप में रहते तो उसके अलग नजरिए से देखा जाता है। संतान उत्पत्ति को वैधता देता है। बहुत से आपने कहावत सुनी होगी, नाजायज। नाजायज शब्द सुनते हैं ना कि तो नाजायज औलाद है। वो जो आप लड़का और लड़की बिना शादी किए हुए रहते हैं और वहां संतान उत्पत्ति, यौन संबंधों से संतान की क्या हो जाती है? उत्पत्ति हो जाती है। तो उसको समाज और परिवार क्या मान्यता नहीं देता है। तो यहां पर परिवार में जो होती है वो क्या होता है? संतान उत्पत्ति को वैधता देता है। और तीसरा परिवार जो होता है उद्देश्य, इसको जीविकोपार्जन में सहायक। परिवार में अगर सदस्य होंगे, परिवार होगा तो उसमें क्या है? जो भी उसके सदस्य हैं उनके लिए अलग अलग प्योरिटी नहीं होगी, वो क्या समान रूप से अपने जीविकोपार्जन की सामग्री में लग जाएंगे। ये परिवार क्या हो जाते हैं मेरे दोस्तों? उद्देश्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उद्देश्य हो जाते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, एक बार पुणे से पूर्व वापस ले लेते हैं अपन। रीड लेवल फर्स्ट, पहली यूनिट परिवार। याद रखना, परिवार से अंतर्गत हमेशा एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको आते हैं परिवार के अंतर्गत। तो देखिए परिवार की सबसे पहले अपन ने पढ़ा परिवार का परिचय। तो परिचय के अंतर्गत परिवार जो है वो अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द से, जो लैटिन भाषा के कौन से शब्द से निकल कर आया? फैमुलस। इसका अर्थ क्या होता है? नौकर या समूह। ठीक है ना? अर्थात इसका कहने का मतलब ये होता है परिवार में जहां बच्चे जो होते हैं उनके लिए माता पिता किसका कार्य करते हैं? नौकर का कार्य करते हैं। नौकर की तरह पालते पोसते हैं हमको। हम बच्चे होते हैं छोटे तो केयर करना बच्चों की, बच्चों को सही रास्ते पे ले जाना, बच्चों को उचित शिक्षा का प्रावधान करना, बच्चों को उचित कपड़े पहनाना। तो ये सारे काम जो होते हैं ना वो किसके होते हैं? माँ बाप के होते हैं। तो उसको अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद परिवार का अर्थ हमने देखा कि ऐसा स्थान जहां 2 या उससे अधिक भिन्न लिंग के लोग निवास करते हो। ऐसा स्थान जहां 2 या उससे अधिक भिन्न लिंग के लोग जो निवास करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है मेरे दोस्तों? परिवार के अंतर्गत आता है। अब आपको याद रखना, मैंने अभी थोड़ी देर बताया था कि रिलेशनशिप में जो लड़का और लड़की रहते हैं बगैर शादी के, वो परिवार के अंतर्गत नहीं आएंगे। महिला और महिला निवास करती है, वो परिवार के अंतर्गत नहीं आएंगे। केवल पुरुष हो वो परिवार के अंतर्गत नहीं आएंगे। हाँ, आपको नोट डाल के एक चीज याद रखनी है मेरे दोस्तों कि विधवा और विधुर का क्या होता है? परिवार होता है। ठीक है, उसके बाद परिभाषा देखी थी परिवार की। तो प्लेटो ने कहा था कि परिवार जो होता है वो बालक की क्या होती है? प्रथम पाठशाला होती है। किस विद्वान ने कहा था? प्लेटो ने कहा था। अगस्टे काम्टे ने क्या कहा था कि परिवार जो है समाज की क्या होती है? आधारभूत इकाई होती है।
उसके बाद मैकाइवर व पेज ने कहा था कि परिवार स्त्री व पुरुष के मध्य पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों पर आधारित समूह है जिससे बच्चों का जन्म और पालन पोषण होता है। उन्होंने मैकाइवर ने सीधी सी बात कही थी कि परिवार एक ऐसा समूह है जहां पर भिन्न भिन्न लिंगीय लोग होते हैं, उनके मध्य निश्चित यौन संबंध होता है और यौन संबंधों के आधारित बच्चों का जन्म होता है और बच्चों के पालन पोषण का जो होता है वही क्या कहलाता है, परिवार कहलाता है। एक विद्वान हुए सीएच पुले ने कहा था कि परिवार एक स्थायी संघ है जो प्राथमिक समूह है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी परिवार की विशेषता। परिवार वाला की प्रथम पाठशाला होती है। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। परिवार में समान आवास, समान भोजन, सामाजिक क्रिया साथ साथ होती हैं। बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी परिवार के अंतर्गत माता पिता की होती है मेरे दोस्तों। बच्चों के बीच सहोदर का क्या हो, भाव हो, वो क्या कहलाते हैं आपके सब परिवार के अंतर्गत आते हैं। परिवार का उद्देश्य क्या है, तो देखिए पहला उद्देश्य है यौन संबंधों को मान्यता देता है परिवार, इलीगल नहीं ठहरा सकता। संतान उत्पत्ति को वैधता देता है, संतान को प्रमाणिकता देता है परिवार। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना जीविकोपार्जन में क्या होता है मेरे दोस्तों, सहायक होता है क्या, परिवार। ठीक है ना। अब ये आपके क्या हो जाते हैं परिवार के उद्देश्य। अब अगला अपन अध्ययन करते हैं मेरे दोस्तों परिवार के प्रकार। ये भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात है। परिवार कई प्रकार के होते हैं। सत्ता के आधार पर परिवार होता है, वंश के आधार पर परिवार होता है, निवास के आधार पर परिवार होता है, संख्या के आधार पर परिवार होता है, विवाह के आधार पर परिवार होता है। कई प्रकार के परिवार होते हैं। तो परिवारों के अंतर्गत लेकिन बेसिकली अपन पढ़ते हैं एकल और संयुक्त परिवार। बस इन दो परिवारों को अलावा और अपन अध्ययन नहीं करते। थोड़ा थोड़ा अध्ययन अपन सबके बारे में चर्चाएं करेंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर अपन बात करें सत्ता के आधार पर, तो देखिए सत्ता के आधार पर परिवार दो प्रकार के होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है, सत्ता के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक परिवार, और एक होता है मेरे दोस्तों मातृसत्तात्मक परिवार। अर्थ समझ रहे होंगे इनका। परिवार के प्रकार सबसे पहले पढ़ा हमने कौन सा, सत्ता के आधार पर, यानी कि जो सत्ता होती है उसके आधार पर परिवार कितने भागों में बांटा गया। तो आपको ध्यान रखना मेरे दोस्तों, कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है। किसके कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। पहला कौन सा है, पितृसत्तात्मक। पितृ का मतलब होता है पिता। वह परिवार जिस पर नियंत्रण परिवार के मुखिया का होगा, वो परिवार किसके अंतर्गत आएगा मेरे दोस्तों, पितृसत्तात्मक के अंतर्गत आएगा। वह परिवार जिस पर महिला का नियंत्रण होगा, वरिष्ठ महिला का नियंत्रण होगा, वो किसके अंतर्गत आएगा, मातृसत्तात्मक परिवार के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, मातृसत्तात्मक परिवार के अंतर्गत आएगा। इसमें अब आपको ध्यान रखना है, इस परिवार में इसमें वरिष्ठ, आपको ध्यान रखना सत्ता के आधार पर वरिष्ठ, यह जो परिवार होता है वरिष्ठ पुरुष के नियंत्रण में होता है। वरिष्ठ पुरुष के नियंत्रण में जो परिवार होता है मेरे दोस्तों, वो कौन सा कहलाता है, आपका पितृसत्तात्मक परिवार। जैसे इसका मुखिया अगर आपसे पूछा जाता है कि इस परिवार का मुखिया कौन होगा, तो इस परिवार का मुखिया होंगे हमारे दादाजी। यानी कि हमारे घर में अगर आप पितृसत्तात्मक परिवार की बात कर रहा हूं, मेरे दादाजी की 4 संतान, उन चारों की 2-2 संतान, 8 हो गई, और उन 8 की 2-2 संतान अगर लगाओ आप तो 16 हो गए। यानी कि परिवार अब पहले एक सदस्य का था और फिर धीरे धीरे क्या हो गए, 16 हो गए। लेकिन उस परिवार
पर पूरा जो नियंत्रण रहेगा वो किसका रहेगा, एक वरिष्ठ पुरुष का रहेगा। उसके कहे अनुसार परिवार चलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही सारी रीति रिवाज चलेंगी। तो वो जो परिवार होता है मेरे दोस्तों, वो किसके अंतर्गत आता है, पितृसत्तात्मक के अंतर्गत। और इसका जो मुखिया होता है मेरे दोस्तों, वो कौन होता है, दादाजी होते हैं। परिवार के मुखिया कौन होते हैं, दादाजी होते हैं, ठीक है ना। इसमें अब मातृ सत्तात्मक, मातृ का मतलब माता और मातृ का मतलब माता है, तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, इसमें वरिष्ठ महिला के नियंत्रण में होता है। इसमें जो परिवार होता है मेरे दोस्तों, वरिष्ठ महिला, वरिष्ठ महिला के नियंत्रण में जो परिवार होता है वो कौन सा कहलाता है, मातृसत्तात्मक। और इसकी जो मुखिया होगी मेरे दोस्तों, तो वो आपको याद रखना है, इसकी मुखिया कौन होगी, हमारी नानी जी। कौन होगी दोस्तों, नानी जी। तो हमारे सत्ता के आधार पर कितने प्रकार के परिवार हुए, दो प्रकार के परिवार हुए। एक तो कौन सा, पितृसत्तात्मक परिवार, ऐसा परिवार जिस पर वरिष्ठ पुरुष का नियंत्रण हो, वह परिवार पितृसत्तात्मक कहलाता है। जैसे कि मैं बात करूं, मेरे परिवार, सपोज करें ये दादाजी, दादाजी के दो बच्चे, इन दोनों बच्चों के दो दो बच्चे, ठीक है ना। और फिर अगर बात करूं मैं आपसे, तो ये देखिए यहां पर सबसे जो मुखिया जो होता है, मुखिया कौन है, हमारे दादाजी है। पूरा जो ये परिवार कुनबा है मेरे दोस्तों, ये किसके अंतर्गत काम करेगा, दादाजी के अंतर्गत काम करेगा। किसके अंतर्गत काम करेगा, दादाजी के अंतर्गत काम करेगा। तो ये परिवार कौन सा होता है, पितृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक परिवार, इसमें वरिष्ठ महिला के नियंत्रण में होता है। इसकी जो मुखिया होती है मेरे दोस्तों, वो कौन होती है, नानी जी होती है। कौन होती है, नानी जी। उसके बाद वंश के आधार पर परिवार की बात करते हैं। दूसरे, वंश के आधार पर, तो वंश के आधार पर परिवार, तो आपको ध्यान रखना वंश के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। एक तो होता है पितृवंशीय परिवार, एक होता है मेरे दोस्तों मातृवंशीय परिवार। दूसरा प्रकार हमने जो पढ़ा वो वंश के आधार पर पढ़ा, पितृवंशीय परिवार और मातृवंशीय परिवार। यानी कि अब अगर अपन इसमें बात करते हैं, पूर्वज जो माने जाते हैं इस परिवार के, जो मुख्य माने जाते हैं, पूर्वज कौन माने जाते हैं, पुरुष माने जाते हैं। वो परिवार कौन सा होगा मेरे दोस्तों, पितृवंशीय परिवार के अंतर्गत आएगा। मातृवंशीय परिवार में आपको ध्यान रखना है, पूर्वज जो होगी वो आपके महिला होगी। तो ये हो गया किसके आधार पर, आपके वंश के आधार पर। उसके बाद निवास के आधार पर परिवार, ये इंपॉर्टेंट है। निवास के आधार पर तीसरा प्रकार, ये देखिए निवास यानी कि वह स्थान जहां पर लोगों का समूह रहता हो, उसके अकॉर्डिंग परिवार कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों। तो आपको याद रखना, इसके अकॉर्डिंग अगर आपसे बात कर ली जाती है तो प्रकार होते हैं कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। सबसे पहले मैं अगर आपसे बात कर देता हूं तो पितृस्थानीय परिवार, इसको समझना है क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण जो चीज है, पितृस्थानीय परिवार। दूसरा होता है मेरे दोस्तों मातृस्थानीय परिवार। तीसरा होता है मातुल्य स्थानीय परिवार।
और चौथा होता है मेरे दोस्तों नव स्थानीय परिवार। और पांचवा होता है मातृ पितृ स्थानीय परिवार। और छठवा होता है, आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, द्विस्थानीय परिवार। देखिए हम पढ़ रहे थे परिवार के प्रकार और हमारा तीसरा प्रकार था निवास के आधार पर परिवार। तो निवास के आधार पर आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, निवास के आधार पर जो परिवार है यानी रहने के आधार पर परिवार कितने प्रकार का है, तो मेरे दोस्तों कितने प्रकार का हो जाएगा, 6 प्रकार का। कितने प्रकार का हो गया ये, 6 प्रकार का। पहला हमारा यहां पर जो परिवार है वो कौन सा है, पितृस्थानीय परिवार। इसका मतलब देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। पितृस्थानीय परिवार ऐसा परिवार जो विवाह के पश्चात, ऐसा परिवार जिसमें विवाह के पश्चात वर और वधू वर के पिता के घर रहते हो, वर के पिता के यहां निवास करते हो, वो कौन सा कहलाता है मेरे दोस्तों, तो वो कहलाता है आपका कौन सा, पितृस्थानीय। अब समझना, पितृस्थानीय परिवार ऐसा परिवार जिसमें विवाह के पश्चात वर और वधू वर के पिता के यहां निवास करते हैं, वो परिवार कौन सा कहलाता है, आपका पितृस्थानीय परिवार। जैसा कि हमारे हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग आज के जो दौर की अपन बात करें तो वो हम कौन से परिवार के अंतर्गत आते हैं, अपन पितृस्थानीय परिवार के अंतर्गत। ऐसा तो नहीं है कि हम शादी करके लाए और शादी के दूसरे दिन बाद ही हम रहने लगे, वो एक अलग चीज हो जाती है, वो एक क्या हो जाती है, अलग चीज हो जाती है। लेकिन अधिकांशतः जो परिवार है हमारे निवास के आधार पर, अगर अधिकांशतः जो परिवार है वो कौन सी श्रेणी में आते हैं, तो वो मेरे दोस्तों आपको याद रखना है, पितृस्थानीय परिवार के अंतर्गत आते हैं। ऐसा परिवार जिसमें वर और वधू विवाह के पश्चात वर के पिता के यहां निवास करते हो, वो जो परिवार होता है मेरे दोस्तों वो पितृस्थानीय होता है। अब इसी बात की बात करूं मैं, दूसरा आ गया था मातृस्थानीय परिवार। अब मातृस्थानीय परिवार के बारे में देखिए क्या बात करेंगे अपन, तो मातृस्थानीय परिवार के बारे में अपन बात करते हैं, ऐसा परिवार जिसमें विवाह के पश्चात, ऐसा परिवार जिसमें विवाह के पश्चात वर व वधू की माता के यहां निवास करते हैं, वधू की माता के यहां निवास, माता के यहां निवास करते हैं, वो परिवार कौन से किसके अंतर्गत आएगा, तो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, सॉरी वधू की माता नहीं आएगा, इसमें पिता आएगा, सॉरी एक चीज कम, वधू के पिता, मेन चीज हो गई। पितृस्थानीय ऐसा परिवार जिसमें विवाह के पश्चात वर और वधू वर के पिता के यहां निवास करते हो, वो कौन सा कहलाता है मेरे दोस्तों, पितृस्थानीय परिवार।
मातृस्थानीय परिवार कौन सा कहलाएगा? ऐसा परिवार जिसमें विवाह के पश्चात वर और वधू, विवाह के पश्चात वर और वधू वधू के पिता के घर निवास करते हो, उस परिवार को क्या कहा जाता है? मातृस्थानीय परिवार कहा जाता है। उदाहरण के लिए घर जवाई, घर जवाई होते हैं ना, घर जवाई जो होता है वो कौन से परिवार के अंतर्गत आएगा मेरे दोस्तों? तो घर जवाई जो होगा ना वो आएगा कौन से परिवार के अंतर्गत? मातृस्थानीय परिवार के अंतर्गत। मातुल्य का मतलब होता है मामा, मातुल्य का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? मामा। वर और वधू विवाह के पश्चात, वर और वधू विवाह के पश्चात किसके पास रहते हो? मामा के पास। किसके पास रहते हो? मामा के पास रहते हो, वो परिवार को किसके अंतर्गत आएगा? तो आपके ध्यान रखना। अब इसमें एक चीज और आप ये कहोगे सर बोले आपने तो ये कहा था कि मामा के पास रहते हैं, लेकिन मामा किसके पास? इसको मैं सही कर देता हूं आपके ना अभी। बोले सर परिभाषा तो सही बताई नहीं। वर और वधू विवाह के पश्चात वर के मामा के यहां, वर के मामा के यहां निवास करते हो, वर के मामा के पास निवास करते हो, तो वो परिवार किसके अंतर्गत आएगा? मातुल्य स्थानीय परिवार के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आता है नव स्थानीय परिवार। तो इसमें देखिए नव स्थानीय का मतलब, नव का मतलब होता है नया, तो विवाह के पश्चात वर और वधू, विवाह के पश्चात वर और वधू नए घर में रहते हो, नए आवास में रहते हो, वो क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? नव स्थानीय परिवार कहलाता है। जैसे कि शादी हुई साहब, और शादी होने के बाद में हमने नया मकान बना लिया, ये पुराना मकान है, हम अलग तो हुए नहीं है घर से, घर वालों से, लेकिन जैसे सपोज करें माना कि ये हमारा पूरा एक मकान हुआ करता था, अब इस मकान में परिवार के सदस्यों के अकॉर्डिंग व्यवस्था नहीं बैठी, तो व्यवस्था जब नहीं बैठी, ये रूमों का डिस्क्रिप्शन हो गया, अब व्यवस्था नहीं बैठी तो यहाँ पर सभी लोग सामूहिक रूप से रहते थे। हमारी शादी हुई और हमने कहा कि साहब हमारी एक जगह और पड़ी हुई है और इस जगह हमने मकान बना लिया, और इस परिवार को छोड़कर अगर हम यहाँ रहते हैं नए मकान में, तो वो कौन से अंतर्गत आएगा मेरे दोस्तों? नव स्थानीय परिवार के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? नव स्थानीय परिवार के अंतर्गत आ जाएगा। ये कौन सा हो जाता है? अब देखिए एक परिवार कौन सा है? मातृ पिता स्थानीय परिवार, मातृ पितृ स्थानीय परिवार। ये तो बड़ी विडंबना है, कभी वर और वधू, कभी तो माता के यहाँ, कभी किसके यहाँ? पिता के यहाँ। असमंजस वाली जो स्थिति होती है कि कहाँ रहना है, कहाँ रहना है, जिसको कोई फिक्स नहीं है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें जो स्थिति है वो कैसी रहती है? असमंजस की रहती है, असमंजस की स्थिति। ठीक है ना। तो मातृ पितृस्थानीय परिवार जिसमें असमंजस की स्थिति हो उसको क्या कहते हैं? मातृ पितृस्थानीय परिवार कहा जाता है। उसके बाद देखिए द्विस्थानीय परिवार। द्वे का मतलब दो, ऐसा परिवार जो कितने स्थानों पर रहता हो? दो स्थानों पर रहता हो, दो स्थानों पर निवास करता हो, दो स्थानों पर निवास करता हो, वो परिवार कौन सा कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना वो परिवार कौन सा कहलाता है? द्विस्थानीय परिवार। और आपने देखा होगा एक जनजाति है असांटी जनजाति, जो केरल के समुद्र केरल में पाई जाती है, वो जो जनजाति वो किसमें? द्विस्थानीय परिवार, यानी दोनों पति और पत्नी जो होते हैं वो अलग अलग स्थानों पर निवास करते हैं, वो कौन से होते हैं मेरे दोस्तों? तो ये आपके निवास के आधार पर परिवार कितने प्रकार के हुए, तो आपको ध्यान रखना है निवास के आधार पर परिवार होते हैं मेरे दोस्तों कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। सबसे पहला पढ़ा हमने पितृस्थानीय परिवार, ऐसा परिवार जिसमें विवाह के पश्चात वर और वधू वर के पिता के यहाँ निवास करते हैं, वो परिवार तो कहलाता है पितृस्थानीय परिवार मेरे दोस्तों। दूसरा है मातृस्थानीय परिवार, ऐसा परिवार जिसमें वर और वधू विवाह के पश्चात वधू के पिता के यहाँ निवास करते हो, वो कहलाता है मातृस्थानीय परिवार। मातुल्य का मतलब होता है मामा। अब इस ध्यान रखना, ऐसा परिवार जिसमें विवाह के पश्चात वर और वधू वर के मामा के यहाँ निवास करते हो, वर के मामा के यहाँ निवास करते हो, वो परिवार कौन सा होगा दोस्तों? मातुल्य होगा।
नवस्थानीय परिवार, वर वधू अपने नए आवासों पर निवास करते हुए नवस्थानीय कहलाता है। मातृ पितृ स्थानीय परिवार, ये जो परिवार होता है मेरे दोस्तों, ये असमंजस वाली स्थिति होती है, कभी माता के यहाँ कभी पिता के यहाँ, ठीक है ना। उसके बाद द्विस्थानीय, दो अलग अलग स्थानों पर जो निवास करते हैं वो कहलाता है द्विस्थानीय परिवार। जैसे सपोज करो आज आप तैयारी कर रहे हो, कल को आप टीचर बन जाते हो और आपकी शादी होती है उस मैडम से या किसी भाई से, मतलब जिस किसी भी से आप विषम लेंगी परिस्थिति, दोनों की नौकरी लग जाए, ये ले लो आप तो सीधा सा। तो एक की ड्यूटी बाड़मेर में और एक की ड्यूटी धौलपुर में है, क्या एक ही जगह रह सकते हैं दोनों? नहीं रह सकते ना। तो वो जो परिवार होंगे, पति और पत्नी अलग अलग रहेंगे, तो वो कौन सा परिवार कहलाएगा? द्विस्थानीय परिवार कहलाएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद देखते हैं संख्या के आधार पर परिवार। अगला संख्या के आधार पर परिवार। तो आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, कितने प्रकार का होता है ऐसा परिवार? 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है एकल परिवार, दूसरा होता है मेरे दोस्तों संयुक्त परिवार, और तीसरा होता है मेरे दोस्तों मिश्रित परिवार। अच्छी तरह से समझ लेना, इसमें से प्रश्न आ जाता है संख्या के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो संख्या के आधार पर परिवार होते हैं मेरे दोस्तों कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक तो कौन सा परिवार होता है? एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार, एक होता है मिश्रित। एकल का मतलब एक। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या लिखनी है अपने को, वो देख लेते हैं ना। एकल परिवार कहते किसको हैं? ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी, ध्यान से समझना इस बात को, जिसमें पति और पत्नी प्लस अविवाहित बच्चे, अविवाहित जो बच्चे होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? एकल परिवार के अंतर्गत। ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके साथ उनके अविवाहित बच्चे निवास करते हो, वो परिवार कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? एकल श्रेणी के अंतर्गत आता है। जैसे कि मैं बात करूं अभी आपसे, पति पत्नी, अब इन दोनों के जो टाबर हैं, माना कि ये क्या है? इनके बच्चे हैं, लेकिन ये कैसे हैं? अविवाहित हैं। ये जो परिवार आएगा मेरे दोस्तों, ये कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो ये आपको ध्यान रखना है, एकल श्रेणी के अंतर्गत आएगा। आजकल आपने देखा होगा एकल परिवार की प्रवृत्ति धीरे 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 हमारे भारत में बढ़ती जा रही है, जो कि आने वाले जो युवा, आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। क्योंकि बच्चा जो होता है ना, बच्चे का विकास होता है संयुक्त परिवार के अंतर्गत, एकल परिवार के अंतर्गत नहीं होता। क्योंकि अकेलेपन में बच्चे को अपन या तो टीवी देखने को देंगे या मोबाइल देंगे या कोई न्यू गेम आ जाएगा उसको दे देंगे देखने के लिए, तो बच्चे का जो मानसिक विकास जो होता है वो तो हो सकता है, लेकिन उसका जो शारीरिक विकास वो सारे दिन वहीं रहता है। नवाचार चीजों से उसका सामना होता नहीं है, वो चीजों को सीखने में थोड़ा टाइम लेता है।
तो ऐसे परिवार है ना, तो एकल परिवार की परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी के साथ अविवाहित बच्चे निवास करते हैं वो क्या कहलाता है? एकल परिवार कहलाता है। अब ऐसा परिवार जो होता है ना, उसमें निर्णय लेने की जो क्षमता होती है ना, वो फास्ट होती है, क्योंकि किसी को पूछना तो होता नहीं है। जैसे कि माना कि कल अपन को कार लेनी है, पत्नी ने कहा हाँ लेनी है, अपन ने कहा चलो लेनी है, तो अपन चल के और कार ले आए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब यहां देखिए संयुक्त परिवार, ऐसा परिवार, संयुक्त का मतलब होता है साथ, ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी के साथ साथ विवाहित बच्चे हों, विवाहित बच्चों का निवास हो, वो परिवार कौन सा कहलाएगा मेरे दोस्तों? संयुक्त परिवार। कम से कम 2 पीढ़ियां। कितनी पीढ़ियों का निवास होगा? 2 पीढ़ियों का जो निवास होगा वो कहलाएगा कौन सा परिवार? संयुक्त परिवार। जैसे अब मैं बात कर दूं आपसे अभी, संयुक्त परिवार को देखना, मुखिया हुए, मुखिया का एक पुत्र और उसके साथ कौन रहती है? पत्नी रहती है। यहां तक ये बात सही थी। अब यहां तक देखिए, ये तो इनके बाद में इनके कितने पुत्र हो गए? 4 पुत्र हो गए। ये अविवाहित होते तो ये किस में चले जाते? एकल में। लेकिन इनकी शादी हो गई तो अब 4 कितने हो गए साहब? 8 हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये हो गए साहब विवाहित। कैसे हो गए? विवाहित हो गए। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा परिवार और इनकी संतान। अब अगर आप पूछो जाओ तो यहां पर 2-2 संतान अगर एक एक की लिखते हैं हम, तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ऐसा जो परिवार होगा वो कौन सा परिवार कहलाएगा मेरे दोस्तों? आपका संयुक्त परिवार कहलाएगा। और याद रखना है मेरे दोस्तों आपको, इसकी जो अवधारणा प्रकट की थी इस परिवार की, संयुक्त परिवार की अवधारणा प्रकट करने वाला जो विद्वान था वो आपको ध्यान रखना इरावर्ती कार्वे है। कौन था? इरावर्ती कार्वे ने कौन से परिवार की अवधारणा प्रकट की थी? तो आपको ध्यान रखना है संयुक्त परिवार की अवधारणा प्रकट करती है। मिश्रित परिवार, ऐसा परिवार जिसमें एकल प्लस संयुक्त दोनों निवास करते हो, दोनों क्या करते हो? निवास करते हैं। वो परिवार कौन सा कहलाएगा मेरे दोस्तों? तो वो परिवार कौन सा कहलाएगा? आपका ये कहलाएगा साहब कौन सा? आपका मिश्रित परिवार। अब देखिए, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं यहां पर, अगर मैं लिख दूं कि ये विधवा महिला है प्लस उसके साथ विवाहित बच्चे हैं, कौन से परिवार के अंतर्गत आएगी? पहली चीज। दूसरी चीज, विधवा प्लस अविवाहित बच्चे, अविवाहित बच्चे, ये प्रश्न आ सकते हैं। दोनों के दोनों शानदार प्रश्न हैं और दोनों के दोनों प्रश्नों का जवाब देना भी आपको आना चाहिए। तो देखिए, विधवा प्लस विवाहित बच्चे, तो ये तो गया साहब कौन से परिवार के अंतर्गत? संयुक्त के अंतर्गत। कौन से परिवार में आ जाएगा ये? तो मेरे दोस्तों संयुक्त परिवार में।
विधवा प्लस अविवाहित बच्चे, तो ये कौन से परिवार के अंतर्गत आ जाएगा मेरे दोस्तों? एकल परिवार। कौन सा? एकल। सीधी सी गणित समझा देता हूं। मैं और मेरी पत्नी प्लस मेरे छोटे छोटे टाबर अगर रहते हैं तो मैं एकल परिवार में। संयुक्त परिवार की बात हो, मेरे माता पिता के साथ मैं और मेरा छोटा भाई, उसके बच्चे और मेरे बच्चे साथ में निवास करते, वो कौन सा कहलाएगा? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार की जो अवधारणा थी वो कार्वे महोदय ने दी थी, ये ध्यान रखना आपको। कार्वे महोदय ने किसकी परिवार अवधारणा दी थी? संयुक्त परिवार की। अगर आपसे पूछा जाता है कि यह किसके अंतर्गत आएगा? विधवा प्लस, अगर एक परिवार में विधवा और उसके अविवाहित बच्चे हैं तो वो कौन से परिवार के अंतर्गत आएगा? तो वो तो आपको ध्यान रखना है कि एकल परिवार के अंतर्गत आएगा। कौन से के अंतर्गत आएगा? एकल परिवार के अंतर्गत आएगा। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, विधवा प्लस विवाहित बच्चे पूछे तो वो कौन से के अंतर्गत आएगा? संयुक्त के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? संयुक्त परिवार के क्या आएगा? अंतर्गत। अब परिवार उत्पत्ति के सिद्धांत, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन अब परिवार उत्पत्ति के सिद्धांत। तो परिवार उत्पत्ति के सिद्धांत तो आपको ध्यान रखना। परिवार उत्पत्ति के सिद्धांत कितने दिए गए थे? 5 हैं। यह भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, परिवार उत्पत्ति के सिद्धांत कितने हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, परिवार उत्पत्ति के सिद्धांत कितने हैं? 5 हैं। पहला सिद्धांत अगर आपसे बात करें, पहला जो सिद्धांत है मेरे दोस्तों वो है शास्त्रीय सिद्धांत। ये खाली आपको याद रखना है, इतना डीपली आपके लिए आएगा नहीं। अगर पूछा जा सकता है कि कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? शास्त्रीय सिद्धांत। दूसरा अगर आपसे पूछ लिया जाता है दूसरा सिद्धांत कौन सा है, तो एक विवाह सिद्धांत। एक विवाह सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा हो गया मेरे दोस्तों? एक विवाह सिद्धांत। तीसरा अगर आपसे पूछा जाता है यौन साम्यवाद का सिद्धांत, यौन साम्यवाद सिद्धांत। चौथा अगर आपसे पूछा जाता है उद्विक्सीय सिद्धांत, उद्विक्सीय सिद्धांत। और पांचवा अगर आपसे पूछा जाता है मेरे दोस्तों अंतिम, तो मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। तो परिवार उत्पत्ति के कितने सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे? 5। पहला था शास्त्रीय सिद्धांत, एक विवाह सिद्धांत, यौन साम्यवाद सिद्धांत, उद्विक्सीय सिद्धांत और मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अगर अब आपसे बात करता है कि इनके देने वाला विचारक अगर आपसे पूछ लिया जाते हैं तो विचारक के भी नाम आपको ध्यान रखना है। तो विचारक में लिख देता हूं आपको। शास्त्रीय जो सिद्धांत देने वाला जो व्यक्ति था वो आपको ध्यान रखना है कौन था? इसको दिया था किसने? अरस्तु। और अरस्तु का ही शिष्य था कौन? प्लेटो। तो अरस्तु और प्लेटो के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था परिवार के अंतर्गत, उन्होंने कहा था शास्त्रीय सिद्धांत, यानी इन्होंने पितृसत्तात्मक जो परिवार था उसकी ओर जोर दिया था। किसने? आपके शास्त्रीय सिद्धांत ने। और देने वाला जो व्यक्ति था तो कौन था? तो आपको ध्यान रखना है अरस्तु और प्लेटो था। और इसको आगे बढ़ाया जो वो सर हेनरी सेन नामक एक व्यक्ति था, उसने 1861 में सिद्धांत को आगे इस सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद एक विवाह सिद्धांत की बात करें तो एक विवाह सिद्धांत देने वाला व्यक्ति था वेस्टरमार्क। एक विवाह सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन था? वेस्टरमार्क था। उसके बाद तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, यौन साम्यवाद का सिद्धांत की अगर आपसे बात करता है तो मॉर्गन, एक था फ्रेजर और बिफ्राल्ट। इन तीनों व्यक्तियों ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया जिसका नाम क्या था? यौन साम्यवाद का सिद्धांत।
इन्होंने इस परिवार में परिवार उत्पत्ति के लिए यौन निषेचन, यौन जो क्रिया थी उसको मुख्य रूप से अवधारणा प्रस्तुत की थी। कौन से में? यौन संवाद्य का सिद्धांत। उद्विक्षीय सिद्धांत, उद्विक्षीय सिद्धांत में आपको ध्यान रखना है बेकफोन ने दिया था। उसके मात्र शब्दात्मक सिद्धांत विफ्राल्ट ने दिया था। किसने दिया था? विफ्राल्ट। आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, इसकी पुस्तक पूछी गई है, दी मदर्स। तो दी मदर्स पुस्तक लिखी गई है, वो किसके द्वारा लिखी गई? तो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा? विफ्राल्ट के द्वारा। तो परिवार उत्पत्ति के कितने सिद्धांत थे? 5। एक तो सिद्धांत था कौन था? शास्त्रीय। शास्त्रीय जो सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था अरस्तु और प्लेटो के द्वारा। एक विवाह सिद्धांत दिया गया था वेस्टर मार्क के द्वारा। यौन साम्यवाद का सिद्धांत दिया गया मॉर्गन फ्रेजर और विफ्राल्ट के द्वारा। उद्विक्षीय सिद्धांत दिया गया था बेकफोन के द्वारा। और मात्र सिद्धात्मक सिद्धांत दिया था विफ्राल्ट। विफ्राल्ट ने इसका वर्णन किया था कौन सी पुस्तक? अपनी दी मदर्स में। ये परिवार उत्पत्ति क्या हो जाते हैं मेरे दोस्तों? सिद्धांत हो जाते हैं। अब लास्ट और अंतिम बिंदु है इस यूनिट का, परिवार के विघटन के कारण क्या है, परिवार कैसे टूटते हैं। तो परिवार विघटन के कारण, उसका सबसे बड़ा कारण तो हम ही हैं। परिवार विघटन हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण कौन है? हम ही है कि नहीं? कैसे हैं वो देख लेते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कैसे हैं अपन। इसलिए है कि हर व्यक्ति यह चाहता है कि मेरे ऊपर किसी का अधिकार नहीं हो और मैं स्वतंत्र रूप से रहूं। तो ये स्वतंत्र रहने की जो इच्छा है, रहने की इच्छा, पहला बिंदु, स्वतंत्र रहने की जो इच्छा है वो किसका है? परिवार विघटन का मुख्य कारण है। दूसरा आपको ध्यान रखना है उच्च शिक्षा का होना। शिक्षा परिवार को जोड़ती भी है, परिवार को बढ़ाती भी है। उच्च शिक्षा का होना और परिवार का विघटन का भी कारण बनती है। तीसरा, लोगों का विलासिता के प्रति जीवन यापन करना। चौथा आपको पूछा जाता है निर्धनता व बेरोजगारी का होना। और पांचवा आपको ध्यान रखना है बाहरी सदस्यों का परिवार के, बाहरी सदस्यों का परिवार के प्रत्येक मामले में हस्तक्षेप करना। इन निम्न कारणों से हमारे परिवार क्या होते? टूटते हैं। अब एक एक को समझते हैं। सबसे पहला बिंदु था परिवार विघटन के कारण में स्वतंत्र रहने की इच्छा। हर व्यक्ति क्या है? वो स्वतंत्र रहना चाहता है, अपने मर्जी के अनुसार काम करना चाहता है। अगर हम संयुक्त परिवार के अंतर्गत रहेंगे, समस्त परिवार के साथ रहेंगे, तो परिवार का हमारे ऊपर दबाव रहता है। तो वहां पर जैसे हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं कि यार अपन फ्री स्टाइल में रहना चाहते हैं, और हर आदमी की सोच ऐसी होने लगी है धीरे धीरे कि वो हर आदमी आज अपनी अलग से एक लाइफ को अलग से ही सेट करना चाहता है, जीना चाहता है, फ्री स्टाइल लाइफ जीना चाहता है। तो वो जो व्यक्ति होता है तो वो परिवार के टूटने का सबसे पहला कारण है स्वतंत्र रहने की इच्छा के कारण से परिवार क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। ठीक है। दूसरा, उच्च शिक्षा का होना। अब शिक्षा वरदान है और अभिशाप। विज्ञान वरदान और अभिशाप वाला सिस्टम है, वही शिक्षा वरदान और अभिशाप दोनों काम हो रहे हैं। शिक्षित होने से समाज, परिवार की सामाजिक सरोकार है, उनकी शिक्षा अच्छी होती है, परिवार अच्छे संस्कारों की ओर जाते हैं। लेकिन उच्च शिक्षा के होने के कारण सारी गणित लगा लेते हैं परिवार वाले कि इधर इतना हिसाब उधर होगा, इतना हिसाब उधर होगा, अपन तो घाटे में जा रहे हैं, इसलिए अपन अलग हो जाते हैं। लोगों का विलासिता के प्रति जीवन यापन।
प्रेम, अकेले रहने का आनंद ही अलग होता है। निर्धनता में बेरोजगारी का होना, अब क्या होता है कि संयुक्त परिवार में 10 लोग हैं और एक कमाने वाला व्यक्ति है, तो वो जो कमाने वाला व्यक्ति है उसके मन में कहीं ना कहीं ये चीज आ जाएगी कि मैं तो कमाता हूं और ये सारे लोग बैठ के खाते हैं, तो वो उस परिवार से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बाहरी सदस्यों का परिवार के प्रत्येक मामले में हस्तक्षेप करना, यह बड़ा इंटरेस्टिंग बिंदु है। आजकल इंसान क्या है, खुद के दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी। आपके पड़ोस में मैं रह रहा हूं, मैं रहने नहीं आऊंगा, बट मैं सोचते हैं आपके पड़ोस में मैं रह रहा हूं, मैं मेरी जिंदगी अच्छे से जी रहा हूं, लेकिन बाहरी आदमी को बुरा लग रही है कि इसकी जिंदगी तो यार बड़ी अच्छी ढंग से चल रही है, तो मेरे हर काम में टांग अड़ाना, हर काम में मुझे सलाह देना, ये जो सारी चीज होती है ना, परिवार विघटन के कारण होते हैं। और दोस्तों एक बार पूरे रिवाइज कर देता हूं आपको इस टॉपिक में। अभी देखिए, हमने स्टार्ट किया था परिवार के प्रकार। पहला था सत्ता के आधार पर परिवार, दो प्रकार के होते हैं सत्ता के आधार पर, एक तो पितृसत्तात्मक और एक मातृ सत्तात्मक। हमारी भारतीय संस्कृति जो है पितृसत्तात्मक परिवार की ओर अग्रसर है। कौन से परिवार की ओर अग्रसर है? पितृसत्तात्मक परिवार की ओर अग्रसर है, ठीक है ना। इसमें क्या है, वर्ष जो पुरुष होता है उसके नियंत्रण में पूरा परिवार रहता है और उसके मुख्य कौन होते हैं? दादाजी होते हैं। मातृ सत्तात्मक, इसमें वरिष्ठ जो महिला होती है उसके नियंत्रण होता है। सत्ता के आधार पर दो प्रकार के परिवार हो गए। उसके बाद वंश के आधार पर दो प्रकार के परिवार, पितृवंशीय और मातृवंशीय। जो पितृवंशीय अर्थात पूर्वजों से, हमारे जो पूर्वज पुरुष हैं उनके आधार पर हम जहां रहते हैं, निवास करते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? वंश के आधार पर। और मातृवंशीय तो ये पूर्वज, इसमें क्या होती है? महिला होगी। तो वंश के आधार पर परिवार दो प्रकार होते हैं, तो पितृवंशीय और एक मातृवंशीय। उसके बाद नेक्स्ट, निवास के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं? निवास के आधार पर परिवार होते हैं मेरे दोस्तों कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। और निवास के आधार पर 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पितृस्थानीय परिवार। कौन सा परिवार? पितृस्थानीय परिवार। ऐसा परिवार जिसमें विवाह के पश्चात वर और वधू वर के पिता के यहाँ रहते हो, वो तो पितृस्थानीय कहलाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, दूसरा मातृस्थानीय परिवार। विवाह के पश्चात वर और वधू वर के पिता के यहां निवास करते हो, वो परिवार किसके अंतर्गत आएगा? मातृस्थानीय परिवार। उसके बाद मातृस्थानीय परिवार, वर और वधू विवाह के पश्चात वर के मामा के यहां निवास करते हो, वो कौन सा कहलाता है? मातृ परिवार। कौन सा कहलाता है? मातृ परिवार। नवस्थानीय परिवार, नए नए जगह पर रहना, क्या कहलाता है? नवस्थानीय परिवार। मातृ और पितृ कंफ्यूज की जो स्थिति रहती है, कभी तो माता जी के यहाँ, कभी पिताजी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, कभी वर के यहाँ, कभी वधू के पिता के, कभी वर के पिता के, या तो वो उसमें वो परिवार जो होते हैं वो कौन से होते हैं? मातृ पितृस्थानीय परिवार। द्विस्थानीय परिवार, दो स्थानों पर निवास। जैसे किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी लग जाती है, किसी दंपत्ति की, तो वो अलग अलग निवास करती है। ये हमारे निवास के आधार पर परिवार हो गए। उसके बाद संख्या के आधार पर परिवारों की हम बात कर रहे थे। संख्या के आधार पर परिवार 3 प्रकार के होते हैं, एक तो एकल और एक संयुक्त और एक कौन सा होता है? मिश्रित। एकल परिवार, ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी के साथ अविवाहित बच्चों का भी क्या हो? निवास हो। शादी नहीं हुई हो उनकी, कुंवारे हो, देसी भाषा में बात करें तो वो जो परिवार आएगा वो किसके अंतर्गत आएगा? सब एकल परिवार के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना। दूसरा संयुक्त परिवार, ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी उसके साथ विवाहित बच्चे भी रहते हो, वो कौन से साथ आएगा साहब? तो वो आएगा संयुक्त परिवार के साथ। और इसमें कम से कम न्यूनतम बात है कि 2 पीढ़ियों का निवास हो। और जहां पर दोनों परिवारों का मिश्रण है वो कौन सा परिवार कहलाता है? मिश्रित परिवार कहलाता है। याद रखना मेरे दोस्तों, संयुक्त परिवार की जो अवधारणा दी थी वो इरावर्ती कार्वे ने दी थी। किसने दी थी? इरावर्ती कार्वे ने दी थी। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाता है
कि वह परिवार जिसमें विधवा के साथ विवाहित बच्चे रहते हैं तो वो कौन से परिवार के अंतर्गत आता है, तो वो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, कौन से परिवार के अंतर्गत आएगा, संयुक्त परिवार के अंतर्गत। अगर यही प्रश्न आपसे पैसे पूछ लिया जाए विधवा प्लस विवाहित बच्चों का निवास स्थान परिवार कहलाता है, तो वो कहलाता है एकल परिवार। उसके बाद परिवार उत्पत्ति के सिद्धांत, तो परिवार उत्पत्ति के कितने सिद्धांत थे, 5। कितने सिद्धांत थे, 5। शास्त्रीय सिद्धांत को देने वाला व्यक्ति था कौन था, अरस्तु और प्लेटो। एक विवाह का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो किया था वेस्टर्न मार्क ने। यौन साम्यवाद का सिद्धांत दिया था मॉर्गन फ्रेजर विफ्राल्ट ने। उद्विक्षीय सिद्धांत दिया था वेफकॉन ने। और मात्र चित्तात्मक सिद्धांत दिया विफ्राल्ट ने। विफ्राल्ट की पुस्तक कौन सी थी मेरे दोस्तों, तो आपको याद रखना है दी मदर्स पुस्तक थी। कौन सी पुस्तक थी, दी मदर्स। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु आता है अरंतिम, परिवार विघटन के कारण क्या होते हैं। तो देखिए स्वतंत्र रहने की इच्छा, हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, तो स्वतंत्र रहने की इच्छा से परिवार टूटते हैं। उच्च शिक्षा का होना, दूसरा लोगों को विलासिता के प्रति जीवन यापन करना, निर्धनता व बेरोजगारी का होना, बाहरी सदस्यों को परिवार के प्रत्येक मामले में हस्तक्षेप करना, ये सारी की सारी जो चीजें वो किसके अंतर्गत आती हैं आपकी दोस्तों, परिवार विघटन के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये आपका परिवार का जो टॉपिक हो जाता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है।